स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन दिया गया कि द लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी लाइक लॉ ऑफ डिमांड। जिस तरह से लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक इम्पॉर्टेंट रूल और सिद्धांत माना जाता है, उसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक सिद्धांत है, इकोनॉमिक थ्योरी का, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने अपनी बुक, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1890, और उनकी वो किताब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका नाम है, वो किताब 1890 में पब्लिश हुई थी बच्चों वो बुक। और उस किताब में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नाम की किताब में, अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन किया। The law explains the functional relationship between price and quantity supply। ये लॉ क्या बताता है, ये सिद्धांत हमें क्या सिखाता है? ये सिद्धांत हमें ये बता रहा है कि प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है, यानी सेलर जो प्रोडक्ट को बेचते हैं, सप्लाई करते हैं जिस क्वांटिटी में, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे बनता है, या वो रिलेशनशिप कैसा होता है। सिंपल शब्दों में आपको से कहूँ तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी सप्लाई की जाती है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा जाता है। डायरेक्ट का मतलब क्या, किस तरीके से, आने वाले पार्ट में आपको मैं समझाऊंगा, आप स्क्रीन पर बने रहें। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ दिया है, मतलब उस लॉ ऑफ सप्लाई का एक छोटा सा डेफिनेशन, जिसमें हमें बताया गया, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाई। यानी अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इसका मतलब अदर फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसी, ओके, हमारे देश का पॉपुलेशन, हमारे देश का फैशन, हमारे देश का क्लाइमेटिक कंडीशन, हमारे देश के लोगों का टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, हमारे देश के कंज्यूमर्स की इनकम, अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम होंगे, जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं, उसके प्राइस कम होंगे, तो वो क्वांटिटी सप्लाई भी कम करेंगे, ताकि उन्हें ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े, ज़्यादा लॉस ना बेयर करना पड़े। आगे अगर उसे सिंपल वर्ड्स में समझे तो आप स्क्रीन पे देखेंगे, इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अ राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो हमारे जो सेलर्स होते हैं वो उसकी क्वांटिटी सप्लाई को भी बढ़ा देते हैं, मतलब वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है, और ये जब ज़्यादा माल बेचेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, तो उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब उस सिचुएशन का अपोजिट जो उससे पहले, यानी जब प्राइस कम होंगे तो वो कम क्वांटिटी को सप्लाई करेंगे। Thus there is a very important line, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, thus there is a direct relationship between price and quantity supply। तो याद रखिए, प्रोडक्ट के प्राइस और प्रोडक्ट के क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जबकि आपने डिमांड वाले लॉ में पढ़ा था, डिमांड वाले लॉ में आपको सिखाया गया था कि प्रोडक्ट के प्राइस में और प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, जो क्वांटिटी खरीदी जाती है, डिमांड की जाती है कंज्यूमर्स की तरफ से, उन दोनों के बीच में, यानी प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता था, इनवर्स, अपोजिट। बट यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपको याद रखना होगा। सिंबॉलिकली अगर इस लॉ को बताया जाए तो इसे इस तरीके से लिखते हैं, Sx इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट Px ब्रैकेट क्लोज, S इज इक्वल्स टू सप्लाई, X इज इक्वल्स टू कमोडिटी, F इज इक्वल्स टू फंक्शन, P इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब Sx इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट Px, S का मतलब सप्लाई के लिए, P का मतलब प्राइस, F का मतलब फंक्शन ऑफ, और X जो है वो उस प्रोडक्ट के कमोडिटी के लिए कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो इसके अजम्पशंस यहाँ पर बताए गए। हम अजम्पशन को लेने से पहले हम इसके डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, जो हमें आगे के पेज पर दिया है। तो पहले मैं वो लेकर आपको सिखा दूंगा जो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल एंड डायग्राम।
मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब उसका शेड्यूल देख लेते हैं, जिसमें आपको 2 कॉलम्स दिए हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख ले रही है। एक कॉलम में प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है इन रुपीस और दूसरे में सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स, यानी प्रोडक्ट का प्राइस कितना और उसकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई होती है कितनी। तो 10 रुपए के प्राइस पर 100 किलो क्वांटिटी सप्लाई होती, 20 रुपए के प्राइस पर 200 किलो, 30 रुपए के प्राइस पर 300 किलो, 40 रुपए के प्राइस पर 400 किलो की क्वांटिटी और 50 रुपए जब हो जाए तो 500 क्वांटिटी सप्लाई करते हैं सेलर। मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हमारे सेलर्स भी अपनी क्वांटिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। और इसी टेबल को अगर नीचे से आप देखें तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा, यानी 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, तो आप देखेंगे क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती जाएगी। सेलर 500 क्वांटिटी के बदले 400 क्वांटिटी बेचेंगे, फिर 300, फिर 200 और फिर 100। यानी ये शो कर रहा है ये टेबल कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई। तो जो चीज़ टेबल में मैंने बताई है उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पर देने की कोशिश करिए। अब आगे बढ़े और हम इसके डायग्राम को देखें जो आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूँ। स्टूडेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए, सारे जो पॉइंट्स थे 10 रुपये पर 100 केजीज का मतलब सप्लाई, 20 रुपये पर 200 किलो का, 30 रुपये पर 300। आप देखें अगर सारे डॉट्स को मिला लिया जाए तो सारे डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें SS नाम का कर्व मिलता है जो सप्लाई कर्व इंडिकेट करता है, अपवर्ड मूवमेंट को इंडिकेट करता है। आप देख सकते हैं SS यानी सप्लाई कर्व को इंडिकेट ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट पर जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इट इज हैविंग पॉजिटिव स्लोप। तो याद रखिए सप्लाई का कर्व ऊपर जाता है, उसका पॉजिटिव स्लोप होता है। वेयरएज डिमांड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जो जनरली डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों आपका ये डायग्राम का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं जल्दी से वापस से चलता हूँ हमारे अजम्पशंस वाले पार्ट पर जो हमारे इसी पेज के ऊपर है और आपकी स्क्रीन पर मैंने उसे ले लिया है। आप इसे अच्छे से देखें। अजम्पशंस ऑफ द लॉ, यानी इस लॉ के अगर इस लॉ को पूरा करना है तो कौन सी चीज़ों को हमें अज्यूम करके चलना है, कौन सी चीज़ों को हमें मान के चलना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहला अजम्पशन ये किया गया कि प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का जो खर्चा आता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा कंपनी को आता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। सर क्यों? अगर चेंजेस हो गए बच्चों तो प्रोडक्ट के कॉस्ट में अगर चेंजेस हुए तो उनके प्रॉफिट में भी उसका असर दिखेगा। यानी अगर कोई प्रोडक्ट पहले कंपनी 5 रुपीज़ में बना लेती थी और उसको 8 रुपीज़ में बेचती थी, तो 5 रुपये में बना के 8 रुपये में बेचती थी, 3 रुपये का फ़ायदा कंपनी को होता था। लेकिन सोचिए अगर वही प्रोडक्ट 5 रुपये के बदले कंपनी को 7 रुपीज़ में पड़ने लगे, उसका कॉस्ट 5 रुपये के बदले 7 रुपये पड़ने लगे, यानी 2 रुपये महंगा, और कंपनी अगर उसे 8 रुपये में बेचे तो कंपनी को तो सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। कहाँ पहले 3 रुपये का प्रॉफिट मिलता था, अब सिर्फ 1, तो उनका प्रॉफिट अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉफिट अफेक्ट होगा तो ये देखते हुए हो सकता है हमारी कंपनी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को भी अफेक्ट करेगी, चेंज कर देगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा। तो पहला अजम्पशन यही, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का जो कॉस्ट था, प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा था, वो कांस्टेंट रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। आगे बढ़ूँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्ट को बनाने की जो टेक्निक थी, जिस टेक्निक से प्रोडक्ट बनाए जाते थे, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसी टेक्निक पहले थी, इस लॉ को फुलफिल करते वक्त भी वही टेक्निक को यूज किया जाना चाहिए। बिकॉज थर्ड लाइन में आप देखिए, इंप्रूव्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर अच्छी टेक्निक यूज़ की जाएगी, अच्छा मेथड यूज़ किया जाएगा प्रोडक्ट को बनाने का, तो उससे प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, और अगर कॉस्ट कम हो गया तो कंपनी सेम प्राइस पर भी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर देगी, जो लॉ के अगेंस्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से उनका प्रोडक्ट का खर्चा कम हो गया है, और वो सोचेंगे कि जो प्राइस हम पहले बेचते थे अभी भी बेचेंगे, लेकिन हमारा कॉस्ट कम हो गया है हमारी टेक्निक की वजह से, तो हम सेम प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर देंगे, जो लॉ के अगेंस्ट चला जाता है। क्योंकि लॉ सिखाता है हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगले पार्ट पे चले तो नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। यानी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नेचुरल क्लाइमेटीज ऑकर्स होती हैं, फ्लड अर्थक्वेक्स वगैरह, तो ये हमारे सप्लाई को डिक्रीज कर देती हैं। आप जानते हैं जैसे फूड ग्रेन्स के जो आइटम हैं, अगर नेचुरल क्लाइमेटीज प्रॉपर नहीं रही तो खेतों में उगने वाली चीज़ें जो हैं उनकी सप्लाई अफेक्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप
आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसी है स्टूडेंट, जैसे टैक्स का पॉलिसी, ट्रेड का पॉलिसी, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी पॉलिसीज चेंज होगी गवर्नमेंट की तो उसके वजह से प्रोडक्शन पर अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन पर अफेक्ट होगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स पर अफेक्ट होगा, और प्रॉफिट पर अफेक्ट होगा तो समवेयर कंपनी के सप्लाई पर भी अफेक्ट पड़ेगा। सो नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी एक अजम्पशन हमें लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी कंपनी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता था, सेलर्स का, सप्लायर्स का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था, उसमें भी कोई चेंजेस होने नहीं चाहिए। जितना खर्चा पहले लगता था लॉ को पूरा करते वक्त, लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई करते वक्त भी कॉस्ट उतना ही रहना चाहिए, कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझे तो दिया है बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेस सप्लाई एट द सेम प्राइस। मतलब अगर बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलने लगे, बेटर अच्छी फैसिलिटी मिलने लगे, तो जो सप्लाई है वो सेम प्राइस पर भी ज़्यादा होगी, और ये बात लॉ के अगेंस्ट जाएगी। सेम प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हायर प्राइस पर सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, ये लॉ में अल्फ्रेड मार्शल ने सिखाया। सो नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगला पॉइंट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, यानी बहुत सारी गुड्स जो एक दूसरे के सिमिलर टाइप की होती हैं, लाइक सब्सटीट्यूट होती हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांडेड होती है, उन सारे गुड्स के प्राइजेस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में या फिर स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्रोडक्ट के प्राइस में अगर कुछ चेंजेस हुए तो बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई को फुलफिल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सेलर्स को फ्यूचर के बारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में अगर वो एक्सपेक्टेशन रखेगा तो वो अपनी सप्लाई को बदल देगा प्रेजेंट टाइम में। सो उसे कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। उसके बाद तो स्टूडेंट्स टेबल है, डायग्राम है, ओके, जो हमने देखे हैं, जो हमारे को बताए गए हैं, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आकर हमारा ये पार्ट लॉ का कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस करूँगा। होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आप इसका आप अगर ना समझे आप मुझसे बाद में कांटेक्ट करके उसे क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं। आप इसी को यहीं वाइंड अप करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए और अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।